प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र के साथ हम उपस्थित हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से आप एक बार फिर अपडेट होंगे और आगे आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। यद्यपि अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालयी होती है, इसलिए इसमें 2.5 घंटे का ही समय दिया जाता है, इसका आप ध्यान रखें। इसी के अनुसार प्रश्नों में कुछ हिस्से कम लिखने होते हैं, उसकी हम चर्चा करते चलेंगे। पूर्णांक 100 ही होगा। पूरा प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड क और खंड ख में बटा होगा। सभी के सामने अंक उल्लिखित होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। खंड क में कुल 7 प्रश्न और खंड ख में भी कुल 14 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। खंड क का जो पहला प्रश्न है वो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है और इस पर कुल 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक के होंगे। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, यानी इनमें से कौन सी रचना इनकी है? कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा। तो तीनों इनकी है, इसलिए सही उत्तर होगा द उपर्युक्त सभी। कालिदास के लालित्य योजना के लेखक हैं, यानी इस रचना को किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है स हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैला आंचल उपन्यास है, किस तरह का ये उपन्यास है आपको ये बताना है। यहाँ सही है अ आंचलिक उपन्यास है। धर्मयुग पत्रिका के संपादक हैं, तो इसका सही उत्तर है ब धर्मवीर भारती। कफन किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है स कहानी। प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। हम शीघ्रता से आपसे पूरी बात करेंगे जिससे कम समय में सारी बातें हो जाएं। लिखने का सही तरीका उत्तर आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दें, फिर क ख ग घ अंग जो दिया है या ABCD जो भी आपको रहता है, प्राय यही रहता है, और उसके बाद जो विकल्प सही है, जैसे द सही है, स सही है, अ सही है, लिखकर और उस विकल्प में जो बात सही है, जैसे दम उपयुक्त सभी, समय हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न लिखकर आपको उत्तर नहीं लिखने हैं। जो दूसरा प्रश्न है वो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों का है। इनका भी आपको सही उत्तर चुनना होगा और प्रत्येक के लिए 1 अंक, इसलिए दूसरे प्रश्न के लिए भी कुल 5 अंक निर्धारित हैं। तृतीय सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो आपको ज्ञात है कि तार सप्तक पहला निकला था 1943 में, फिर प्रत्येक 8 साल बाद 43-8, 51 में दूसरा और 51-8, 59 में तीसरा, तो यहाँ हो जाएगा सन 1959 ईस्वी। वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है, यानी किस कवयित्री को वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है? तो सही उत्तर है ब महादेवी वर्मा को। साकेत महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, यानी कितने सर्ग इसमें हैं? तो सही उत्तर है स 12 सर्ग। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है, यानी किसको कहा गया है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह? तो इसका सही उत्तर है अ छायावाद को। वैदेही वनवास के रचयिता हैं, माने वैदेही वनवास की रचना किसने की? तो सही उत्तर है द अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। लिखने का तरीका, क्या प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालें, फिर आप क ख ग घ अंग जो भी दिया उसको डालिए, जो विकल्प सही है उसे स ब स जो भी सही है पूरा यहाँ लिख दीजिए, अलग से प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 3 पर आइए। प्रश्न संख्या 3 में 2 गद्यांश दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक को आपको चुनना होगा और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। जैसे जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्ष से भूमि, आपने देख लिया, समझ गए कि पहले ही पाठ से लिया गया है। इस पे जो 5 प्रश्न हैं उसे देख लें। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए और सततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह रेखांकित अंश आप देख लें। जन का प्रवाह अनंत होता है इसे लेकर के जीवन भी अमर है यहाँ तक।
इसमें अगर अथवा देखेंगे तो मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक, अशोक देखकर ही समझ जाएंगे कि अशोक के फूल से है। आचार्य स्वाद द्विवेदी जी का निबंध है। तो आप दोनों में से कोई कर सकते हैं। हम आपको पहले का उत्तर यहाँ दिखा रहे हैं। ऐसे लिखना आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3। फिर संकेत जन का प्रवाह हमने पहला लिया है। अब अंतिम शब्द होता है ऐसा उसमें है पैराग्राफ में, तो आपको ये लिख देना है। फिर क ख ग घ या 1 2 3 4 5 जो लिखा रहेगा वही लिख के उत्तर लिखते जाइए। आपको बार बार प्रश्नोत्तर नहीं डालना है। तो पहला प्रश्न था कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखे। तो प्रयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप एवं लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, तब लिखेंगे कि लेखक का विचार है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। राष्ट्र के निवासियों की एक पीढ़ी विदा होती है तो दूसरी पीढ़ी उसका स्थान ले लेती है। जैसे जन के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं वैसे ही राष्ट्र का इतिहास भी बदलता है। हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी राष्ट्रभूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। इसलिए सूर्य की किरणों की तरह जब तक राष्ट्र रहेगा तब तक जन का जीवन भी रहेगा। तीसरा प्रश्न था कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर, सूर्य की रश्मियाँ संसार में अमृत की वर्षा करती हैं, अतः सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। चौथा, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य द्वारा अपने श्रम से उन्नत के मार्ग पर अपने पद चिन्ह छोड़ने से है। और पांचवा, सततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ है सततवाही का अर्थ सदा प्रवाहित होने से है। अब आइए चौथे प्रश्न पर। यहाँ आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक को चुनना होगा। उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। यहाँ भी प्रत्येक 2 अंक का होगा, इसलिए 10 अंक का ये भी प्रश्न है। तीसरा भी और चौथा भी दोनों 10 अंक के हैं। तो यहाँ देखिए, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि आपके पहले ही पाठ से है। तो यहाँ उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, नीचे की 2 लाइनें हैं। तीसरा, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है। श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है। राधा पौन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं। इन 5 प्रश्नों का उत्तर हम आपको दिखा रहे हैं। यद्यप अथवा भी देख लीजिए। नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीज गुलाबी रंग। ये आप समझ गए होंगे, श्रद्धामन जयशंकर प्रसाद। लेकिन हम पहले का आपको उत्तर दिखा रहे हैं। तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 4, फिर संकेत कोई प्यारा से लेकर डाट डाट चाहती है। फिर पहले का उत्तर, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, और कुछ इस तरह से आपको लिखना है। पहले हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, तब लिखना है राधा पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, एक कुम्हलाए हुए सुंदर पुष्प को प्रीतम के चरणों पर डाल देना। इस प्रकार उन्हें बताना किसी फूल जैसी एक सुकोमल बाला अर्थात राधिका दुखी होकर आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। तीसरा प्रश्न था कि मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है। उत्तर, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा वियोगिनी राधा से की गई है। चौथा, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है। उत्तर, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती हैं। और पांचवा, राधा पौन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं। उत्तर, राधा पौन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देने के लिए कह रही हैं। अब आइए 5वें में। 5वां प्रश्न 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। खंड क में लेखक परिचय और खंड ख में कवि परिचय होता है। तो खंड क पहले देखिए, यहाँ किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। साहित्यिक परिचय 3 अंक का है और 2 अंक की रचनाएं हैं। इस तरह से 5 अंक का यह प्रश्न है। 3 आपके पास विकल्प हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी शुरू के 3 पाठ अगर आप तैयार कर लेते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा अर्धवार्षिक में। लिखने का तरीका, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का यहाँ हमने दिखाया है ब, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो 2-4 चीज़ें, जन्म मृत्यु माता पिता आप ऊपर लिख दीजिए। इसके बाद हेडिंग डालिए साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय आपको हेडिंग नहीं डालना है क्योंकि जीवन परिचय नहीं आता।
तो साहित्यिक परिचय लिखिए। उसके बाद रचनाएं में कम से कम 2-3 रचनाओं का उल्लेख आप जरूर करिए। और कर सकें, अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो हिंदी साहित्य में स्थान मत लिखिए, और 3 घंटे का पेपर है तो इसे लिखिए, बोर्ड में इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा, अंक अच्छे मिलते हैं। अगर खंड ख की बात करें तो दिए गए कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय और रचना लिखना होता है, ये भी 5 अंक का है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, तो एक देख लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ऐसे आप डालेंगे। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यहाँ भी 2-4 चीज़ें, जन्म मृत्यु माता पिता, इसके बाद साहित्यिक परिचय डालिए, फिर साहित्यिक परिचय इनका लिखिए, इसके बाद रचनाएं हेडिंग डालिए, और रचनाओं में 2-3-4 रचनाओं का उल्लेख कर दीजिए। अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो ठीक, अगर 3 का है तो हिंदी साहित्य में स्थान भी लिखिए। और यहाँ हिंदी साहित्य में स्थान एक कॉमन बनाइए, जिसे आपको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता न पड़े। छठे प्रश्न पर आइए। एक कहानी से संबंधित है, 4 कहानियाँ पाठ्यक्रम में हैं। शुरू की 2 कहानियाँ छमाही में आती हैं, प्री बोर्ड में 4 आ जाती हैं। और अब प्रश्न जो पूछा जाता है एक ही पूछा जाए, जैसे पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ध्यान रखिएगा, पहले 2-2 कहानियाँ आती थी, जिससे पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, या बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, ऐसा आता था। लेकिन अब एक ही आता है, इसलिए आपको दोनों कहानियाँ, शुरू की दोनों कहानियाँ आनी चाहिए, उनका सारांश भी और उद्देश्य भी। तरीका देख लें। प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखिए, फिर पंचलाइट कहानी का सारांश या ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य जो भी लिखना है उसे हेडिंग डालिए। फिर पहले भूमिका लिखिए, इसको आपने तैयार किया होगा, प्लेलिस्ट में व्यवस्थित भी है। इसके बाद पूरा विवरण पैराग्राफ में बनाते हुए चले जाइए, उसे लिख दीजिए। इस तरह से पूरा हो गया। 7वां प्रश्न जो आपका है वो खंड काव्य से है, और प्रयागराज में आलोक वृत्त खंड काव्य चलता है, जबकि कुछ और जिलों में अलग अलग चलता है। तो जो आपके यहाँ चलता है आप उसका उत्तर लिखेंगे। प्रयागराज मंडल में ये चलता है। तो अगर ये आलोक वृत्त खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। 5 अंक का है। उत्तर लिखने का तरीका, प्रश्नोत्तर संख्या 7 डाल दिया और हेडिंग डाल दिया। आप जानते हैं कि आलोक वृत्त में दोहरा नामकरण है, प्रथम द्वितीय तृतीय और एक अंदर, जैसे भारत का स्वर्णिम अतीत का सारांश। जो पूछा रहेगा उसे जरूर लिखिएगा। फिर यहाँ पे ऐसे भूमिका कि किसने लिखा, कितने सर्ग हैं इसमें, फिर जो अंक पूछा है उसका सारांश निम्नोक्त है, फिर सामने सारांश दिखा दीजिए। ये हो गया। अब खंड ख पर आइए। जो 8वां प्रश्न है ये भी क ख 2 खंडों में विभाजित है, और खंड क में 2 गद्यांश हैं संस्कृत के, उनका हिंदी में अनुवाद करना होगा किसी एक का, और जो ख है उसमें श्लोक हैं, उनका हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। 2 नंबर संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए। इस तरह 7 अंक का है। धन्यो अयम भारत देश, ये पहला आपका है, देख लीजिए। और नीचे यथैवापकरण वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, यहाँ सा मैत्री वाच से दे करके आप याज्ञवल्क्य और मैत्री समझ गए होंगे, आपको भ्रम नहीं होगा। प्रश्नोत्तर लिखने का तरीका है कि प्रश्नोत्तर संख्या 8 का डाला आपने, संकेत डाल दिया जिसको चुना, जिसे धन्यो अयम से अस्ति तक। इसके बाद संदर्भ, जैसे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संस्कृत भाषा या महत्वपूर्ण पाठ से लिया गया है। फिर हिंदी अनुवाद डाल करके हिंदी अनुवाद लिख दीजिए। इसको आपने तैयार किया, इसलिए समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। अगर ख की बात करें तो दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ यानी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। 2 अंक संदर्भ, 5 अंक अनुवाद के लिए, 7 अंक का। अये लाजानुच्चयी, ये पहला ही पाठ आपका है। फिर नीचे न मे रोस्ते भद्रम उलूकस्य अभिषेचनम, उत्तर हमने 1 दिखाया है पहले का। प्रश्नोत्तर संख्या 8 को संकेत अय से लेकर पुनरुद्धम उचित तक। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भोज्य सौदार्यम पाठ से अवतरित है। यहाँ अवतरित लिखिएगा, लिया गया है नहीं लिखना है। फिर हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद, और आपको ये उत्तर लिख देना है जो अनुवाद आपको करना है। इसको आपने तैयार कर लिया है। 9वां जो प्रश्न आपका है वो लोकोक्त और मुहावरा संबंधित है। किसी एक को चुनना है, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना है। जैसे 9 2 11 होना, इस तरह से लिखें। प्रश्नोत्तर संख्या 9, हेडिंग डालें मुहावरा 9 2 11 होना, अर्थ भाग जाना। फिर यहाँ वाक्य प्रयोग आप हेडिंग डालें, वाक्य प्रयोग
पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। 10वां अपठित गद्यांश या पद्यांश से संबंधित है, 5 अंक का है। इसमें 5 1-1 अंक के प्रश्न आ सकते हैं या 1 अंक का 1 और 2 2 2 अंक के, प्राय यही पूछे जा रहे हैं 3। यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वह स्वस्थ ही क्यों न हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। समाज और परिवार की नज़रों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। प्रश्न देखें, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिया जाता है? और तीसरा है, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है? ये इसके 3 प्रश्न हैं। इसी का हम आपको उत्तर भी दिखाएंगे, लेकिन दूसरा वाला भी देख लीजिए कि दूसरे में क्या है। तो साक्षी है तिहा समी पहले जागे हैं, ये पद्य का यहाँ लिया गया है। इस पर भी 3 प्रश्न हैं। तो आपको 2 गद्यांश ही मिल सकते हैं, या 1 गद्य या 1 पद्य मिल सकता है, लेकिन 1 गद्यांश अवश्य मिलेगा। पिछली बार के प्रश्न पत्रों में 2 गद्यांश मिले हैं। तो उत्तर लिखने का तरीका देखें, और लिखने का तरीका इस तरह से है। प्रश्न उत्तर संख्या 10 कर दीजिए। चाहें तो आप यहाँ भी संकेत दिखा करके एक एक शब्द लिख दीजिए, डॉट डॉट करके, आखिरी पता चल जाए कि आपने कौन सा चुना है। फिर पहले का उत्तर प्रश्न था कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है? उत्तर, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या यह है कि लोग उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से श्रम के योग्य नहीं समझते। दूसरा प्रश्न था, वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिया जाता है? उत्तर, वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक उपयोगिता में कमी आने पर उन्हें सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। और तीसरा था, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है? उत्तर, वरिष्ठ नागरिकों को बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मान लेने पर उन्हें मानसिक पीड़ा होती है। 11वां जो प्रश्न है 4 खंडों में बटा है। खंड क, अवलंब अविलंब, इस शब्दों का सही अर्थ आपको लेना है। तो अवलंब माने सहारा होता है, अविलंब माने शीघ्र होता है, तो यहाँ स सही होगा। नीर नीड़, नीर माने जल होता है और नीड़ माने घोंसला होता है, जल और घोंसला। तो लिखने का तरीका, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का आपने डाला। पहला स डाला, सहारा और शीघ्र। दूसरा अ, जल और घोंसला। ख में निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ अनेकार्थी अर्थ पूछा जाता है जो आपस में पर्याय न हो, जैसे चपला, शिव, द्विज। चपला लक्ष्मी, चपला माने बिजली। शिव माने कल्याण, शिव माने भगवान शिव शंकर। द्विज ब्राह्मण, पक्षी, दांत। तो लिखने का तरीका यह है, प्रश्नोत्तर संख्या 11 ख डालिए, अनेकार्थी शब्द अर्थ डालिए। चपला हमने लिया, बिजली, लक्ष्मी। ग पर आइए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यहाँ विकल्प रहेगा, आपको सही विकल्प चुनना है। जैसे जल में लगने वाली आग, इसको कहते हैं बड़वाग्नि, जबकि पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि और जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। तो उत्तर इस तरह से करें। प्रश्नोत्तर संख्या 1 ग, पहले का बड़वाग्नि और दूसरे का मितभाषी। घ, दिए गए वाक्यों में से किन्हीं 2 को चुनकर उन्हें शुद्ध करके लिखना होता है या शुद्ध होते हैं। जैसे नगर में अनेकों वस्त्र विक्रेता हैं, तो अनेकों में अशुद्धि है, अनेकों नहीं बल्कि अनेक। पुत्री प्राय धन होता है, तो धन होता नहीं बल्कि धन होती है। कई रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो यहाँ रेलवे के कई कर्मचारी पकड़े गए। मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री हैं, कवित्री नहीं, क व इत्री, ये सही होगा। तरीका देख लें। प्रश्नोत्तर संख्या 11 घ, वाक्य का शुद्ध रूप, नगर में अनेक वस्त्र विक्रेता हैं, पुत्री प्राय धन होती है। अगर आप अस करते हैं तो अस कर दीजिए, अद कर दीजिए, जो चाहें उन 2 को कर सकते हैं। 12वां जो प्रश्न है, अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो एक ही चीज आपको लिखना रहेगा। जैसे वीर अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए, पूछा गया है। अगर 2.5 घंटे का पेपर आएगा, प्रायः 2.5 घंटे का ही आता है, तो या तो परिभाषा या उदाहरण। तो ऐसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 12 का वीर रस हेडिंग डाला, अस्थायी भाव उत्साह, फिर इसके बाद परिभाषा लिख दीजिए। अगर आप उदाहरण लिखना चाहते हैं तो उदाहरण लिखकर उदाहरण लिख दीजिए।
और अगर दोनों पूछा गया है 3 घंटे का है तो दोनों लिखिए। श्लेष अथवा यमक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। यहाँ भी वही बात है, 2.5 घंटे में एक ही चीज आएगा, या तो लक्षण या उदाहरण। अगर लक्षण लिखना है तो ऊपर वाले लिखिए, उदाहरण लिखना है तो नीचे वाला करिए। स्पष्टीकरण छमाही में डालना अनिवार्य नहीं है। दोहा अथवा सोठा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। यहाँ भी वही बात है, प्रश्नोत्तर संख्या 12 ग डालिए। दोहा छंद लक्षण माने परिभाषा ही होता है, उसको लिख डालिए। अगर आप 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र कर रहे हैं, उदाहरण देना चाहते हैं, तो उदाहरण में आप इन पर मात्राएं लगा दीजिए। स्पष्टीकरण डालना अनिवार्य नहीं है, ये फिलहाल 2.5 घंटे के प्रश्न पत्र में नहीं लिखना है। 13वां प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित है। 3 पत्र हैं आपके पाठ्यक्रम में। नियुक्ति आवेदन पत्र है, किसी संपादक के नाम पत्र है, और एक बैंक से ऋण प्राप्त करके कोई कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए पत्र है। तो इस तरह से किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति एक आवेदन पत्र लिखिए, या किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को डेयरी उद्योग लगाने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो एक हमने आपको दिया है पहला, प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालिए। फिर इस तरह से दिखाएंगे, सेवा में श्रीमान, जैसे आपका सामने दिख रहा है, इस तरह से दिखाते हुए आप चले जाइए। और सीमांत बंधक गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कुरान प्रयागराज हमने डाला, आप जो दिया रहेगा वो डाल देंगे। फिर प्रवक्ता हिंदी के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ऐसा करके आपको दिखा देना है। और इसके बाद ये मैटर आपने तैयार कर लिया होगा, और उसी के क्रम में आप लिखते चले जाएंगे, महोदय करेंगे। फिर अपनी बात लिखेंगे कि मुझे जानकारी हुई, मैं भेज रहा हूँ। फिर अपना विवरण दिखाएंगे कि आपने क्या डिग्री ली है। फिर अपना अनुभव दिखाएंगे, और इसके बाद उन्हें संतुष्ट करेंगे कि आप मुझे रखिए, हम आपकी सेवा करेंगे और आपको संतुष्ट रखेंगे। और अंत में दिनांक डालेंगे। फिर उसके नीचे संलग्न सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापित प्रतिलिपियाँ, और आगे प्रार्थी करके सब डाट छोड़ देंगे। पता, मोबाइल नंबर कुछ लिखेंगे नहीं, सब डाट रहेगा या क ख ग रहेगा। और अंतिम जो 14वां प्रश्न है, ये निबंध लेखन से संबंधित है। कम से कम 4 विकल्प जरूर रहते हैं आपके पास, नहीं तो 5 मिल जाते हैं। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, आतंकवाद, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि अथवा साहित्यकार। इनमें से कोई न कोई आपको बोर्ड में भी अवश्य मिलेगा। कई सालों से लगातार कोई न कोई आता रहा है। लिखने का तरीका, प्रश्नोत्तर संख्या 14, विज्ञान वरदान या अभिशाप। फिर रूपरेखा जरूर डालिएगा। शुरू में रूपरेखा अगर आप डालते हैं, जो हेडिंग बीच में आपको लेना है, तो आपको अंक अच्छे मिलते हैं। 2 अंक इसके लिए है, 7 अंक विस्तार के लिए है। तो प्रस्तावना, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान वरदान के रूप में, यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, और उपसंहार। और इस तरह से आप फिर प्रस्तावना, फिर विज्ञान का अर्थ, फिर विज्ञान वरदान के रूप में, फिर यातायात के क्षेत्र में थोड़ा विवरण दे दीजिए, संचार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, और फिर उपसंहार दे दीजिए। इस तरह से आपका ये प्रश्न पत्र पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा और आप अर्धवार्षिक में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।